मनोविज्ञान की दुनिया के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो दो नाम तो हमेशा आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल युंग। हाँ बिल्कुल, ये नाम इतने बड़े हैं कि लगता है इनके अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन आज हमारे पास जो किताब है, इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा की द करेज टू बी डिसलाइक्ड, वो एक तीसरे दिग्गज की बात करती है। एक ऐसा नाम जो इन दोनों जितना ही बड़ा है, पर मतलब लगभग गुमनाम है। तो सवाल यही है कि मनोविज्ञान का ये गोस्ट राइटर आखिर है कौन? गोस्ट राइटर शब्द आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। ये किताब हमें मिलवाती है ऑस्ट्रिया के एक मनोचिकित्सक एल्फ्रेड एडलर से। एडलर? हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि लेखक उन्हें फ्रॉइड और यूंग के साथ मनोविज्ञान के 3 दिग्गजों में से एक मानते हैं। तो आज हम इसी गुमनाम दिग्गज के बारे में गहराई से बात करेंगे। ये कौन थे और क्यों आज की बेस्टसेलर किताबों की नींव में असल में इन्हीं के विचार हैं। अच्छा, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये एल्फ्रेड एडलर थे कौन और फ्रॉइड के साथ उनका रिश्ता क्या था? क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो यही लगता होगा कि वो फ्रॉइड के कोई शिष्य रहे होंगे। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, किताब इसे सबसे पहले साफ करती है। एडलर फ्रॉइड के शिष्य नहीं थे। तो फिर? वो उनके बराबर के साथी थे, हम उम्र थे। असल में जब फ्रॉइड ने वो अपनी मशहूर वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी शुरू की थी, तो एडलर उसके पहले सदस्यों में से एक थे। अरे वाह, मतलब बराबरी का रिश्ता था। बिल्कुल, वो एक ही टेबल पर बैठकर बहस करते थे। तो फिर वो अलग क्यों हो गए? अगर सब कुछ इतना ठीक था तो रास्ते अलग क्यों हुए? विचारों में कोई बहुत बड़ा मतभेद था क्या? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था। ये मनोविज्ञान की बुनियाद को लेकर था। बुनियाद को लेकर मतलब? देखिए, फ्रॉइड का पूरा मनोविज्ञान एक चीज पर टिका था, जिसे हम कहते हैं ईटियोलॉजी, यानी कारण विज्ञान। कारण विज्ञान? हाँ, उनका मानना था कि आज हम जो भी हैं, हमारी जो भी परेशानियां हैं, उन सबका कारण हमारे अतीत में है, बचपन के ट्रॉमा में। हाँ, ये तो फ्रॉइड का क्लासिक आइडिया है कि अतीत ही सब कुछ तय करता है। बिल्कुल, अतीत कारण है और हम उसका प्रभाव। लेकिन एडलर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। अच्छा? उन्होंने एक बिल्कुल उल्टा सिद्धांत दिया, टीलियोलॉजी, यानी लक्ष्य विज्ञान। लक्ष्य विज्ञान? हाँ, एडलर का कहना था कि हमें हमारा अतीत नहीं, हमारे लक्ष्य चलाते हैं। इंसान किसी कारण से धक्का खाकर नहीं, बल्कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए खुद को खींचकर आगे ले जाता है। एक मिनट, ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है ना? एक कह रहा है कि हम अतीत के कैदी हैं और दूसरा कह रहा है कि नहीं, हम भविष्य के मालिक हैं। बिल्कुल यही। फ्रॉइड के लिए सवाल था आप कहाँ से आए हैं, और एडलर के लिए सवाल था आप कहाँ जाना चाहते हैं। बस यहीं से रास्ते अलग हो गए। लेकिन एक सवाल है, क्या अतीत को ऐसे मतलब पूरी तरह नकार देना सही है? ट्रॉमा तो सच होता है ना, बचपन की बुरी यादों का क्या कोई असर नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। और एडलर ये नहीं कहते कि ट्रॉमा होता ही नहीं है, वो ये नहीं कहते कि बुरी घटनाएं नहीं होती। तो फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन घटनाओं का मतलब क्या होगा ये हम तय करते हैं। मतलब ये कि एक ही हादसे से गुजरकर 2 लोग बिल्कुल अलग रास्ते चुन सकते हैं। एक शायद कहेगा मेरे साथ इतना बुरा हुआ इसलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और दूसरा कह सकता है मेरे साथ इतना बुरा हुआ और इसीलिए मैं तय करता हूं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। घटना एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने लक्ष्य के लिए अलग अलग तरह से किया गया। वाह, मतलब पावर हमारे हाथ में है कि हम अपने अतीत को क्या कहानी बनाते हैं। बिल्कुल, ट्रॉमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक कहानी है जिसे हम चुनते हैं। ठीक है, ये समझ आया। तो यहीं से उनकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात आती होगी। हाँ, पर ये इंडिविजुअल शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब क्या है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे? नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ इंडिविजुअल का मतलब है इनडिविजिबल, यानी जिसे बांटा न जा सके। अच्छा, अविभाज्य। हाँ, एडलर का मानना था कि इंसान को मल, शरीर, भावनाओं में तोड़कर नहीं समझा जा सकता, जैसा फ्रॉइड कर रहे थे। इंसान एक पूरी यूनिट है। ठीक है, तो अब हम उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। अगर उनके आइडियाज इतने क्रांतिकारी थे, इतने जबरदस्त थे, तो आज फ्रॉइडियन स्लिप तो सब जानते हैं, पर एडलेरियन लक्ष्य जैसा कुछ क्यों नहीं है? वो इतने गुमनाम क्यों रह गए? इसका जवाब खुद एडलर ने दिया था, और ये उनके मनोविज्ञान जितना ही हैरान करने वाला है। उन्होंने खुद जवाब दिया था? क्या कहा था उन्होंने? किताब के मुताबिक एडलर ने कहा था, हो सकता है एक समय ऐसा आए जब किसी को मेरा नाम याद ना रहे। ये क्या बात हुई? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। क्या वो अपनी नाकामी की भविष्यवाणी कर रहे थे? नहीं, ठीक इसका उल्टा। उल्टा? वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं समझी नहीं है। ये तो एक पहेली जैसी बात है। उनका मानना था कि उनके विचार इतने ज्यादा अपना लिए जाएंगे,
इतने आम हो जाएंगे कि वो किसी एक इंसान के नहीं रहेंगे। हाँ, वो मनोविज्ञान की किताबों से निकलकर कॉमन सेंस यानी हमारी आम समझ का हिस्सा बन जाएंगे। मतलब वो इतने मशहूर हो गए कि गुमनाम हो गए। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं समय हर जख्म भर देता है। क्या हम सोचते हैं ये किसने कहा? नहीं, वो अब एक साझा सच है। एडलर को लगता था उनके सिद्धांतों के साथ भी ऐसा ही होगा। ये थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, पर क्या इसका कोई सबूत है? क्या स्रोत हमें आज की दुनिया से कोई उदाहरण देता है जहां एडलर के विचार छिपे हुए हैं? हाँ, और उदाहरण इतने बड़े हैं कि आप हैरान रह जाएंगी। बताइए। स्रोत सबसे पहले डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का जिक्र करता है। अरे वाह, वो तो क्लासिक है। हाँ, और कार्नेगी ने खुद एडलर की बहुत तारीफ की थी। उन्हें एक महान मनोवैज्ञानिक कहा था। अच्छा, तो उस किताब में एडलर की सोच कहाँ दिखती है? कार्नेगी का पूरा दर्शन इसी पर तो है कि दूसरों को कैसे समझें, उनके नजरिए से दुनिया देखें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। बिल्कुल, और ये सीधा सीधा एडलर के सोशल इंटरेस्ट के सिद्धांत से आता है कि इंसान की खुशी का रास्ता दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से ही मिलता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। और स्रोत में एक और बहुत बड़ा नाम भी था, है ना? हाँ, सेल्फ हेल्प की दुनिया का शायद सबसे बड़ा नाम, स्टीफन कोवी। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वही। स्रोत कहता है कि ये किताब तो जैसे एडलर के मनोविज्ञान की प्रैक्टिकल हैंडबुक है। सच में? जैसे कौन सी आदत? सबसे साफ उदाहरण है पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनो। जब कोवी कहते हैं प्रोएक्टिव बनो, तो वो असल में क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि आप अपने हालात के गुलाम नहीं हैं, आपके पास चुनने की आजादी है। ये तो फ्रॉइड के बिल्कुल खिलाफ है। और एडलर के दर्शन का सार है। और दूसरी आदत भी तो है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये और कुछ नहीं बल्कि एडलर का टेलियोलॉजी का सिद्धांत है कि अपना लक्ष्य पहले तय करो। आपकी जिंदगी आपके लक्ष्य तय करते हैं, आपका अतीत नहीं। एक सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो 7 हैबिट्स पढ़ी और जिसे मैं मैनेजमेंट का ज्ञान समझ रही थी, वो असल में 100 साल पुराने एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट के विचार थे। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे तो इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और सिर्फ आपको ही नहीं, करोड़ों लोगों को नहीं है। इसीलिए एडलर मनोविज्ञान के घोस्ट राइडर हैं। उनके विचार सिर्फ थियरी नहीं रहे, लोगों ने उन्हें एक व्यावहारिक सच मानकर अपना लिया। इसीलिए किताब कहती है कि एडलर के विचार अपने समय से 100 साल आगे थे। तो मतलब एडलर के विचार हमारे चारों तरफ हैं, हमारी किताबों में, हमारी बातचीत में, बस हमें स्रोत का नाम नहीं पता। बिल्कुल। और किताब का जो दार्शनिक है वो एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि एडलर का मनोविज्ञान सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है। तो क्या है? ये अपने आप में एक दर्शन है, एक फिलॉसफी। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये सीधे सीधे उन सवालों के जवाब देता है जो इंसान हजारों सालों से पूछ रहा है। जैसे? खुशी क्या है, या जीवन का अर्थ क्या है? हाँ। मैं एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ? और ये जवाब बहुत सीधे और व्यावहारिक हैं। तो आज हमने मनोविज्ञान के उस तीसरे दिग्गज के बारे में जाना जो हमारी नज़रों से लगभग ओझल रहा, एल्फ्रेड एडलर। एक ऐसा नाम जो गुमनाम हो गया, पर जिसके विचार आज भी हमारी सोच और हमारी जिंदगियों को आकार दे रहे हैं। उनकी कहानी से यही पता चलता है कि किसी विचार का असर उसके बनाने वाले की शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? हम अपनी जिंदगी में जिन बातों को कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान मानकर चलते हैं, क्या हो अगर उनमें से कईयों की जड़ें किसी ऐसे ही गुमनाम लेकिन क्रांतिकारी विचारक के काम में हो जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कितने विचार वाकई में हमारे अपने हैं और कितने वो अनसुने गीत हैं जिन्हें हम अनजाने में सदियों से गुनगुना रहे हैं।